एक सेकंड रुकिए, अभी एक जंग चल रही है। मिसाइलें गैस क्षेत्रों पर गिर रही हैं। कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गई है। बाजारों में भारी गिरावट हो रही है। रुपया अभी अभी रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है, जो $1 के मुकाबले 93 के पार फिसल गया है। और इस सारी अफरा तफरी के बीच सोना, जो कि सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, गिर रहा है। आपको इस समय उलझन में होना चाहिए, क्योंकि आपको पूरी जिंदगी यही बताया गया है कि जब युद्ध होता है, जब घबराहट होती है, जब दुनिया डरी होती है, तो सोना ऊपर जाता है। तो अगर युद्ध और तेल शॉक है, तो सोना अचानक नीचे क्यों आ गया है? इस एपिसोड में हम यह डिकोड करने जा रहे हैं कि युद्ध शुरू होने पर सोना वास्तव में क्यों गिरता है, तेल, डॉलर और आपके सोने को जोड़ने वाले अदृश्य चक्र को, और जब खुदरा निवेशक घबराते हैं तो चीन चुपचाप क्या कर रहा है। चलिए आंकड़ों से शुरू करते हैं। इस साल की शुरुआत में सोना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो दुनिया भर में $5,400 प्रति औंस से ऊपर था। लेकिन फरवरी के अंत से ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद सोने में गिरावट आई है। ये एक महीने के निचले स्तर पर आ गया और थोड़ा उछलने से पहले लगभग $4700 प्रति औंस तक गिर गया। MCX पर यह लगभग 1,50,000 रुपए तक नीचे आ गया है। कीमतें गिरी नहीं है, लेकिन उन्होंने युद्ध बराबर सोना ऊपर जाने की सीधी सादी कहानी को पूरी तरह से झुठला दिया है। ऐसा क्यों है, यह समझने के लिए आपको दो बहुत अलग व्यवहारों के बीच का अंतर समझना होगा। रिस्क बनाम अराजकता। जब निवेशक रिस्क देखते हैं, जैसे इन्फ्लेशन या किसी मुद्रा की क्रय शक्ति का कम होना, तो सोना चढ़ता है। 2025 में यही हुआ था। डॉलर का मूल्य घट रहा था और निवेशकों ने घटते कागज को भौतिक संपत्ति से बदल लिया। ये एक करेंसी स्वैप जैसा था। लेकिन अराजकता का असर अलग होता है। अराजकता तब होती है जब राष्ट्रों को अचानक जीवित रहने की जरूरत पड़ जाती है। उन्हें आबादी को खिलाना होता है, युद्ध का वित्त पोषण करना होता है, या ऊर्जा सुरक्षित करनी होती है। जब सिस्टम रिस्क से अराजकता की ओर बढ़ता है, तो सोना एक सुरक्षित आश्रय की तरह काम करना बंद कर देता है। ये एक आपातकालीन जमानत बन जाता है, जैसे घर चलाने के लिए अपने सोने का आखिरी टुकड़ा बेचना। एक देश भी यही करता है। संकट की स्थिति में राष्ट्र रणनीतिक होना बंद कर देते हैं और मजबूर विक्रेता बनने लगते हैं। वे गुपचुप तरीके से बुलियन बैंकों को प्रयोग करने योग्य मुद्राएं प्राप्त करने के लिए ग्लोबल मार्केट में सोना बेचने का निर्देश देते हैं। सोना सिस्टम में भर जाता है, और जब राष्ट्र बेचने के लिए बेताब होते हैं, तो खरीदार ईमानदारी से काम नहीं करते। वे बेहतर सौदा पाने के लिए कीमतें कम करते हैं, और अभी ठीक यही हो रहा है। ज्यादातर विश्लेषक आपको सोना गिरने के 3 अलग अलग कारण बताएंगे। अमेरिकी फेड का ब्याज दरों को ऊंचा रखना, मार्जिन कॉल के कारण लिक्विडिटी सेलिंग, और यह तथ्य कि यह एक तेल शॉक है। लेकिन ये 3 अलग अलग ताकतें नहीं हैं, वे एक निरंतर लूप हैं। और तर्क की श्रृंखला ये है, अभी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु तेल है, और इसका ज्यादातर व्यापार अभी भी अमेरिकी डॉलर में होता है। स्ट्रेट ऑन एफ हॉर्मुज के प्रभावी रूप से बंद होने और मध्य पूर्व में युद्ध के कारण खरीदारों को संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे गैर खाड़ी आपूर्तिकर्ताओं की ओर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो पहले से ही एक प्रमुख तेल निर्यातक है। लेकिन उन कई देशों के भंडार में पहले से क्या है जिन्हें यह तेल खरीदना पड़ता है? सोना। जब किसी देश को तेल के लिए भुगतान करने के लिए डॉलर की जरूरत होती है और उसके पास नकदी कम हो जाती है, तो वह सबसे तेज कदम यह उठा सकता है कि वह अमेरिकी डॉलर के लिए मार्केट में सोना बेच दे। नतीजा, सोने की कीमतों पर नीचे की ओर दबाव पड़ता है, जबकि डॉलर मजबूत होता है। इसमें यह तथ्य और जोड़ें कि अमेरिकी फेड रिजर्व ने ब्याज दरों को लगभग 3.5% पर अपरिवर्तित रखा। यह डॉलर को अविश्वसनीय रूप से मजबूत रखता है। तेल की ऊंची कीमतों के परिणाम स्वरूप डॉलर की मांग बढ़ जाती है। डॉलर की बढ़ी हुई मांग के परिणाम स्वरूप देश सोना बेचते हैं। सोना बेचने के परिणाम स्वरूप सोने की कीमतें कम हो जाती हैं। तो अमेरिका, जो पहले से ही तेल का एक बहुत बड़ा निर्यातक है, दुनिया में महंगा तेल बेच रहा है, जहां डॉलर के हिसाब से सोना अस्थायी रूप से सस्ता है। अब एनवायरमेंटल जिसके बारे में मुख्य धारा के टीवी पर लगभग कोई भी बात नहीं कर रहा है, जहां सोशल मीडिया चिल्ला रहा है कि सोना विफल हो रहा है और खुदरा निवेशक घबराकर बिकवाली कर रहे हैं, वहीं एक प्रमुख प्लेयर शांति से ठीक इसका उल्टा कर रहा है, चीन।
पीपल्स बैंक ऑफ चाइना लगातार 16 महीनों से अपने सोने के भंडार को बढ़ा रहा है। अकेले फरवरी 2026 में उन्होंने 30,000 औंस सोना, लगभग 1 टन जोड़ा। ऑफिशियल की होल्डिंग्स अब रिकॉर्ड 2,309 टन पर हैं, जिनकी कीमत लगभग $380 बिलियन है। सोना अब चीन के रिपोर्ट किए गए विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 10% है और यह हिस्सा पिछले कुछ सालों में दोगुना हो गया है। चीन का बहुत सारा सोना शंघाई गोल्ड एक्सचेंज एसजी से होकर गुजरता है और एसजी का एक महत्वपूर्ण नियम है, एक बार जब धातु एक अनुमोदित तिजोरी से बाहर निकल जाती है तो उसे एक्सचेंज धातु के रूप में फिर से जमा नहीं किया जा सकता है। यह स्थायी रूप से सिस्टम से बाहर निकल जाता है या ऑडिटरों के लिए अदृश्य हो जाता है और इसीलिए प्रमुख बैंकों के विश्लेषकों का मानना है कि चीन का वास्तविक सोने का एक्सपोजर ऑफिशियल संख्या से काफी अधिक है। तो सवाल यह है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? खैर, ये डॉलर से दूर एक सोची समझी विविधीकरण है। यह एक ऐसे भविष्य के खिलाफ एक बीमा पॉलिसी है जहां अमेरिकी संपत्तियां शायद ग्लोबल प्रणाली का निर्विवाद मूल न हो। इस बारे में सोचिए, जब खुदरा निवेशक गिरावट में बेचते हैं तो एक बड़ी ग्लोबल शक्ति इस अराजकता का उपयोग चुपचाप वास्तविक संपत्ति जमा करने के लिए कर रही है। तो इसमें भारत की जगह कहां है? और इससे भी महत्वपूर्ण बात, आपको क्या करना चाहिए? अनुमान है कि भारतीय परिवारों के पास लगभग 25,000 टन सोना है, जो इस ग्रह पर किसी भी केंद्रीय बैंक से ज्यादा है। हमारे लिए सोना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट लाइन नहीं है, ये संस्कृति, सुरक्षा और चीजें गलत होने पर एक आपातकालीन बफर है। जब युद्ध के दौरान सोना गिरता है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की कमी को लॉन्ग टर्म कहानी के साथ भ्रमित न करें। युद्ध महंगे होते हैं, वे सरकारों को बड़े घाटों में धकेलते हैं और बाद में अक्सर उच्च इन्फ्लेशन लाते हैं। ऐसी स्थितियां जो ऐतिहासिक रूप से कई वर्षों की अवधि में सोने के लिए बहुत अच्छी रही हैं। दूसरा, अगर आप निवेश कर रहे हैं तो सालों के हिसाब से सोचें, सुर्खियों के हिसाब से नहीं। भौतिक सोना और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड उस अवधि के लिए बने हैं, लेकिन लीवरेज्ड पेपर ट्रेड नहीं। तीसरा, व्यवहार देखें, शोर नहीं। खुदरा निवेशकों में घबराने, कम में बेचने और महंगा खरीदने की प्रवृत्ति होती है। रणनीतिक खिलाड़ी, जिनमें पूरे देश भी शामिल हैं, आमतौर पर उस घबराहट का इस्तेमाल जमा करने के लिए करते हैं। सोने ने हमें विफल नहीं किया है, यह वही कर रहा है जो यह आमतौर पर करता है, अराजकता के दौरान एक कोलेटरल और दिलासे के रूप में काम कर रहा है। जैसा हमारे लिए वैसा ही सरकारों के लिए। तो खुद से पूछिए, क्या आप डर में ट्रेडिंग कर रहे हैं या चुपचाप जमा कर रहे हैं? मैं यशोधरा हूं और यह है डिकोडर। अगर इससे आपको सुर्खियों से परे देखने में मदद मिली तो लाइक बटन दबाएं, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसके पास सोना है और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले हफ्ते हम एक और कहानी को डिकोड कर रहे हैं जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेगी। तब तक स्मार्ट बने रहें और सूचित रहें।